नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पंजाब में आज से बस का सफर महंगा होने जा रहा है। प्रति किलोमीटर 6 पैसे से 12 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। साधारण बस का किराया प्रति किलोमीटर 6 पैसे महंगा हुआ। बता दें, जबकि HVAC बस के किराए में प्रति किलोमीटर 7 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ साथ इंटीग्रल कोच बस का किराया प्रति किलोमीटर 10 पैसे महंगा हुआ, जबकि वॉल्वो बस का सफर प्रति किलोमीटर 12 पैसे महंगा हुआ। जी हां, आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको 10 किलोमीटर का सफर तय करना है वॉल्वो बस में, तो आपको किराया ₹1.20 ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हवाला दिया गया डीजल का। और संवाददाता नपिंदर ब्राड़ हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। नपिंदर, पहले बसें चल नहीं रही थी, अब जब बसें चलने लगी है कुछ वक्त से किराया महंगा हो गया। राज देखो, सीधी स्पष्ट गल है कि सरकार हवाला दे रही है कि महकमा हवाला दे रहा है कि तेल दी कीमतां जड़ियां ने वो वध गईयां ने। पर इसदी असीं करीब महीना पहले जो बसां चलाउण दी गल होई सी, 50% सवारियां दे नाल बसां चलाउण दी गल होई सी, तो उस वेले असीं स्पष्ट कीता सी कि सरकार जिस तरह संकेत दे रही है किराया महंगा हो सकता है। पर अगर साफ तौर पर सीधा यही है कि पहला तेल भी सरकारी खजाने के पैसे जाने ने जी आमदन होनी है, चाहे वो महंगा चाहे सस्ता है। और उत्तों अगर एक महकमा सरकार का दूजे महकमे से बोझ पा रहा तो वह बोझ भी महकमे से नहीं, वह बोझ भी सरकार खुद से नहीं, सगों आम जनता देखती है। जनता चारे पास मरी जा रही है और सीधे तौर पर जिस तरह के माड़े हालातों का सामना जनता कर रही है, तो उस जनता से अज एक बड़ा बोझ है जो पंजाब की। क्योंकि बसों के आम लोग ने जिहड़े मिडल क्लास ने या जिन्होंने कोई अपने साधन नहीं है, वो लोग ज्यादा ट्रैवल करते और उन्होंने लोगों के रोजगार गए ने, उन्होंने लोगों का ही मदहाली का दौर चल रहा। तो उन्होंने लोगों की जिहड़ा सरकार ने अज होर बोझ पा दिता है सीधे तौर पर आम लोगों के लिए। आज तो जिथे 100% हुण 100% सवारियां सवारियां बैटरियां शुरू हुई ने बसों के विच, पर नाल ही जिहड़ा वधे हुए किराए जिहड़े ने वो लागू कर दिते गए ने। बेहद शुक्रिया नपिंदर जानकारी के लिए। तो ये अपडेट हम आपको दे दें, अगर आप आज पंजाब रोडवेज की बस में सफर करने के बारे में सोच रहे हैं और किराया आपसे ज्यादा लिया जाए तो हैरान मत होइएगा, ये किराया बढ़ चुका है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से 6 पैसे से लेकर 12 पैसे तक की बढ़ोतरी यहां हुई है। जींद में सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हुआ, 2 इंस्पेक्टर घायल हुए। एक पुलिसकर्मी को रोहतक PGI रेफर किया गया। गोहाना कांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। 2 पुलिस वालों की हत्या में शामिल बताए जा रहे थे आरोपी। बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें, जहां पर जींद में सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। तस्वीरें भी आप देख लें। एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हुआ और 2 इंस्पेक्टर घायल हुए। एक पुलिसकर्मी को रोहतक PGI रेफर किया गया है। गोहाना कांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल बताए जा रहे थे आरोपी। गन शॉट इंजरी का जो पेशेंट हमारे पास लाया गया था, उसको लगभग गैस्पिंग की कंडीशन के अंदर वो हमारे पास सामान्य अस्पताल में पहुंचा। कैजुअलिटी के डॉक्टर्स और जो स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स थे उन सभी द्वारा अटेंड किया गया, लेकिन उसको बचा नहीं पाया। कितनी गोलियां लगी उसको? देखो, ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल है सर। वो पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों का जो है ना मैटर है, उसके बाद ही बता पाएंगे। जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पश्चात ही वो डिक्लेयर होगा। हरियाणा में बदमाश बेखौफ है, उसका एक नमूना आपने अभी अभी देखा। वहीं पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और पुलिस अभी भी लकीर पीटती नजर आती है। न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सवाल उठ रहे हैं कि जब पुलिस खुद ही महफूज नहीं तो आम आदमी का क्या। हरियाणा में बदमाश बेलगाम, नहीं रहा पुलिस का कोई खौफ। 2 पुलिसकर्मियों की हत्या से सनसनी। हरियाणा में तो अब खाकी ही खौफ में है। बदमाश बेखौफ है, बेलगाम है। ना उन्हें पुलिस का डर रहा और ना ही कानून का। गोहाना के बरोदा थाना क्षेत्र के बुटाना गांव में बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी, और वो भी पुलिस चौकी से करीब 500 मीटर की दूरी पर। सुबह जब दोनों के शव सड़क किनारे मिले तो इलाके में सनसनी फैल गई। ADGP सोनीपत, ASP समेत तमाम अधिकारी दौड़े दौड़े पहुंचे, लेकिन हत्या किसने की, क्यों की, इन सवालों का जवाब तलाशने में पुलिस को अभी वक्त लगेगा। जी
ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे दो बहादुर हमारे जामा साथी जो अपनी पुलिस ड्यूटी पर आए थे, उनका रात को या अर्ली मॉर्निंग उनका देहांत हो गया है, जिनके ऊपर अटैक किया गया है और वो शहीद हुए हैं। तो हमें बहुत दुख की बात है और इस समय हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा पूरा प्रण रहेगा कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बुटाना चौकी में तैनात एसपीओ कप्तान और हवलदार रविंदर सोमवार रात को करीब 12 बजे गश्त के लिए चौकी से निकले थे। ना किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से कोई रंजिश। तो आखिर हत्या किसने की? हम लोग पता नहीं कैसे हुआ, मतलब आए हैं जी। हम लोग पता नहीं कैसे क्या हुआ है। किस पोस्ट पे थे यहाँ पे? हाँ जी, किस पोस्ट पे थे? सिपाही थे? सिपाही था जी। रात को गश्त पर निकले दो पुलिसकर्मियों की हत्या से पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। देखना होगा कि पुलिस अपने ही कर्मचारियों की हत्या की गुत्थी कब तक सुलझा पाती है और कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है। सुनील जिंदल, न्यूज़ 18 सोहाना। देश में आज से अनलॉक 2.0 का आगाज। जी हां, नाइट कर्फ्यू के अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं। आज से नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू रहेगा, यानी 7 घंटे का इस कर्फ्यू को अब कर दिया गया। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम भी नहीं खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और नियमित ट्रेन सेवा बंद रहेगी। घरेलू उड़ानों और स्पेशल ट्रेन में इजाफा हो सकता है। किसी भी तरह के बड़े कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी। तो ये है अनलॉक 2.0 का एक रूपरेखा, जिसके तहत आप समझ पाएंगे कि अब क्या रियायतें आपको मिलने वाली है। अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से सरकारों ने अपने हिसाब से इसे मोल्ड भी किया है। लेकिन जो सबसे खास बात वो ये कि अब कर्फ्यू 7 घंटे का 10 से 5 बजे तक, जो केंद्र की तरफ से गाइडलाइन, लेकिन प्रदेशों के हिसाब से इसे अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जिंदगी को अनलॉक करने की कोशिश जारी है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस बार भी कुछ शर्तों के साथ कई गतिविधियों में छूट दी गई। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती रहेगी। फिलहाल सबसे पहले जान लीजिए कि अनलॉक 2 में क्या कुछ बंद रहेगा। देश में स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी तरह के बड़े कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। फिलहाल मेट्रो के दोबारा चलने को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतलब कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं के अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट भी मिली है। नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया और अब ये रात 9 की बजाय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। मतलब ये कि अब आप रात 10 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। दुकानों में 5 लोगों से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कामकाज शुरू हो सकेगा। वहीं घरेलू उड़ानों और स्पेशल ट्रेन में इजाफा हो सकता है। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों का घर से निकलने पर अभी भी रोक है। कैसे कोरोना को मात देते हुए जिंदगी को पटरी पर लाया जा सकता है, ये सब कुछ उसी कोशिश का एक हिस्सा है। लेकिन जिंदगी के सफर में 2 गज की दूरी और मास्क लगाना कभी ना भूलें, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अनलॉक 2.0 में गुरुग्राम फरीदाबाद को रियायत दी गई है। जी हां, गुरुग्राम फरीदाबाद में आज से खुलेंगे शॉपिंग मॉल। सुबह 9 से रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे, शर्तों के साथ। जी हां, शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत दी गई है। और साथ ही साथ गुरुग्राम फरीदाबाद में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके जो है, उनके लिए भी अलग से चीजें लेकर आएंगे। कंटेनमेंट जोन में वो तमाम चीजें पहले से जो जारी है वो जारी रहेंगी। लेकिन एक समस्या ये भी कि सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद में 8000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। ऐसे में तमाम जो जरूरी चीजें हैं, नियम कायदे कानून हैं, उनका पालन होना बेहद जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए रखना इन जगहों पर बहुत जरूरी रहने वाला है।
गुरुग्राम से संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, एक तरफ गुरुग्राम फरीदाबाद के लिए मुसीबत ये कि केसेस सबसे ज्यादा है और दूसरी तरफ अनलॉक 2 में जो शॉपिंग मॉल्स है उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो रहने वाली है, लेकिन शायद आर्थिकी पटरी पर आ सके इसके लिए ये जरूरी भी था। बिल्कुल, देखिए अनलॉक 1 में ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया था अपने स्तर पे कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही जिलों में जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको फिलहाल नहीं खोला जाएगा और इसीलिए इन दोनों जिलों में शॉपिंग मॉल्स को नहीं खोला गया था। लेकिन अब जब अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है तो 1 जुलाई यानी कि आज से इन दोनों जिलों में शॉपिंग मॉल्स को खोलने की छूट दे दी गई है, लेकिन काफी सारे दिशा निर्देश है केंद्र सरकार और केवल उसके साथ साथ राज्य सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन करना होगा और उसी के तहत ये शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। अगर कोई भी शॉपिंग मॉल्स इन नियमों की अवहेलना करेगा तो उन मॉल्स को दोबारा से बंद किया जा सकता है। सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि जो बुजुर्ग है या फिर जो बच्चे हैं उनकी शॉपिंग मॉल में एंट्री नहीं होगी, गर्भवती महिलाओं की एंट्री नहीं होगी, स्क्रीनिंग की जाएगी, 2 गज दूरी का ख्याल रखा जाएगा, सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस है, उनका पालन करना होगा, तभी ये सब चीजें चलेंगी। सबसे बड़ी बात यही है कि भले ही कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जिले ऐसे हैं जो कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है यहाँ पर बहुत सारी चीजों को खोलना और शायद इसीलिए अभी उनको खोला गया है ताकि आर्थिक रूप से जो जिंदगी है उसको पटरी पर लाया जा सके, आर्थिक स्थितियां जो है प्रदेश की और लोगों की वो ठीक हो सके, इसीलिए खोला जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों का ख्याल भी रखना होगा। चलिए, बेहद शुक्रिया धर्मवीर इस जानकारी के लिए। तो सबसे जरूरी चीज ये कि बहुत सी चीजों का ख्याल रखना होगा और ये ख्याल आप सबकी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए। अनलॉक 2.0 में पंजाब में दुकानदारों को रियायत। अब रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। पहले सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की ये इजाजत थी। होटल रेस्टोरेंट्स अब रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। शराब के ठेके भी रात 9 बजे तक खोलने की छूट है। रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और जिम भी अभी नहीं खोले जाएंगे। शायद ਜਿਹੜਾ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ हिदायतां जारी कीतियां ਤਾਂ पंजाब सरकार ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ हिदायतां ਤੇ ही अमल करेगी, ਜਿਹਦਾ मतलब है कि कर्फ्यू ਦਾ टाइम ਜਿਹੜਾ है वो 10 ਤੋਂ 5, इंटरस्टेट मूवमेंट ਜਿਹੜੀ है गुड्स ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। एंड और अनलॉक 2 को लेकर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार ने क्या फैसले लिए वो आपको बता दें। आज से फुल सिटिंग कैपेसिटी के साथ सड़कों पर सरकारी बसें दौड़ती नजर आएंगी और प्राइवेट भी। सीएम की डीसी और एसपी के साथ बैठक हुई हर जगह के और वहां पर यह फैसला लिया गया। हिमाचल की सभी सीमाओं पर सख्ती जारी रहेगी। बिना ई पास के हिमाचल में एंट्री नहीं मिलेगी और ई पास भी सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में ही दिया जाएगा। अनलॉक 2 में नाइट कर्फ्यू के वक्त में बदलाव हुआ है। अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। पहले शाम 7 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू था। न्यूज़ 18 के साथ इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्हीं से जानेंगे। सर, अनलॉक फेज 2 का ऐलान हो चुका है, आज रात 12 बजे से ये शुरू हो जाएगा। हिमाचल में क्या स्वरूप रहेगा और जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए आपको लगता है कि जो कोविड-19 है वो कंट्रोल में है हिमाचल में? देखिए, जहाँ तक अनलॉक फेज 2 जो आज शुरू हो रहा है रात से, उसके संदर्भ में मुझे इतना ही कहना है, केंद्र की गाइडलाइंस तो हमारे पास आ चुकी है और उस गाइडलाइंस का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को लेकर के हमने केंद्र को आज लिखा भी है, आग्रह भी किया इस बात के लिए कि हिमाचल प्रदेश में आने के लिए बाहरी राज्यों से जो व्यवस्था जो हमारी पुरानी अभी तक चल रही है, जिसमें हमने पास की व्यवस्था रखी है, उसको अभी तक कायम रखेंगे। और इसलिए रखेंगे क्योंकि मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं दूसरे प्रदेशों में भी और उसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है।
ऐसी परिस्थिति में इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। बाकी जो व्यवस्थाएं केंद्र ने तय की हैं उसके अनुरूप ही चले। सर, जो बसें वो किस तरह से चलेंगी? पहले जो कैबिनेट में फैसला हुआ था कि 100% कैपेसिटी के साथ चलेगी, तो क्या वो निर्णय रहेगा या फिर उसमें भी देखा जाएगा कि कोरोना ना बढ़े, तो इसलिए कुछ परिवर्तन हो सकता है? अभी तक हमने जो हिमाचल प्रदेश में जो अनलॉक फेज 1 में 60% कैपेसिटी के साथ अनलॉक किया था, लेकिन अभी हमने इसको हमने हटा दिया है क्योंकि ऑक्यूपेंसी अभी 30 और 35% चल रही है, तो इसलिए 60% का लगाने का कोई तुक नहीं पड़ता, आवश्यकता नहीं पड़ती है इसकी। ऐसी सूरत में हमने कहा है कि एक तो बसों में आने जाने की इस कंडीशन को हमने समाप्त कर दिया है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंडिंग अलाउड नहीं है, खड़े होकर के भीड़ में बस में जाना वो अलाउ नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया है, तो क्या जो दुकानें हैं वो रात के 9 बजे तक खुलेंगी, बाकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो उस समय के बीच? उसके लिए जो विभिन्न स्थानों पर जो हमारे व्यापार मंडलों ने एक व्यवस्था की है अपने दुकान खोलने का समय और दुकान बंद करने का, उस पर वो उन पर छोड़ दिया है। न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप ठाकुर, शिमला। कोरोना काल में हिमाचल में बड़ी लापरवाही सामने आई। यात्रियों की जान से खेल रही निजी बस ऑपरेटर्स। सिरमौर में बस ओवरलोडिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। राजगढ़ लानाचेता रूट पर जोखिम में जान। जी हां, हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार, ये एक अहम सवाल ऐसे मामलों के बाद जरूर जहन में आता है। और हिमाचल प्रदेश में हम अक्सर देखते हैं कि जब हादसे होते हैं तो बहुत कैजुअलिटीज होती है। और यहां पर आप तस्वीरें देख लें, एक तरफ सिटिंग कैपेसिटी आज से फुल हुई है, लेकिन ये तस्वीरें कल की, और कल की ये तस्वीरें बता रही है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां तो उड़ाई ही गई, और साथ ही साथ रक्षा सुरक्षा का भी किस तरीके से ख्याल नहीं रखा गया वो देखा जा सकता है। बस की छत पर लोग, बस के अंदर ठूस ठूस कर लोग भरे हुए हैं। ये वीडियो अपने आप में सवाल खड़े करती है, और सवाल ये भी कि हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ ऐसी बड़ी लापरवाही जो कहीं ना कहीं सीधे सवाल उठाती है खुद उन लोगों पर भी, न सिर्फ प्रशासन पर बल्कि लोगों पर जो लोग इस तरह से अपनी जान को खुद जोखिम में डाल रहे हैं। कोरोना काल में हिमाचल में बड़ी लापरवाही की ये वीडियो हमने आपको दिखाई, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता था कि कैसे नियमों की अवहेलना की जा रही है। हरियाणा से खबर, हरियाणा में कोरोना से 4 और लोगों की मौत हुई। अकेले फरीदाबाद में कोरोना से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम और पलवल में एक मरीज की मौत हुई। हरियाणा में अब तक कोरोना से 236 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 388 नए केस भी सामने आए हैं। बता दें आपको कि हरियाणा में अब तक कोरोना से 236 लोगों की जान गई है। हरियाणा में 14,500 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। गुरुग्राम में 87 नए केस सामने आए हैं और कुल मामले 5,347 है। फरीदाबाद में 143 नए केस, कुल मामले 3,733। रोहतक में 28, करनाल में 20, कैथल में 11 नए केस। 24 घंटे में 470 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 9,972 शख्स ठीक हो चुके हैं और 24 घंटे में 470 मरीज हरियाणा में ठीक हुए हैं। न्यूज 18 पर कोरोना की पूरी अपडेट हम आपको दे देते हैं। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पंजाब में कोरोना से 6 और लोगों की मौत हुई। अमृतसर में 2 और लुधियाना में 1 शख्स ने दम तोड़ा। पटियाला, मोहाली, जालंधर में भी एक शख्स की मौत हुई है, जबकि पंजाब में कोरोना से अब तक 146 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 150 से ज्यादा नए केस सामने आए। पंजाब में 5500 के पार मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है। तो ये तादाद साफ तौर पर बताती है कि हालात सामान्य तो नहीं, और शायद उसका ही नतीजा कि लगातार अलग अलग हिस्सों में हम देखते रहे हैं पंजाब के कि जो लॉकडाउन है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरतने की कोशिश होती है, और वीकेंड लॉकडाउन उसी का एक हिस्सा कहा जा सकता है। लुधियाना में एक साथ 40 नए मरीज सामने आए हैं। जी हां, लुधियाना में एक साथ 40 नए मरीज सामने आए। जालंधर में 26 और अमृतसर में 12 नए मामले सामने आए। संगरूर में भी कहर जारी है, 18 नए मामले सामने आए हैं। मोहाली में 11, मोगा में 7, पठानकोट में 5 केसेस सामने आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठते हैं, लेकिन हिमाचल में एक मिनिस्टर की पोती को जब हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया तो लोगों ने पूछा कि क्या यह सेवा आम आदमी के लिए भी मिलेगी, और यही आम आदमी अस्पतालों में किस तरह से अपने बच्चों के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की घायल पोती को इलाज के लिए जब हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया तो सवाल उठे कि यह सिस्टम आम आदमी के लिए क्यों नहीं है। एक मिनिस्टर की पोती के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीन से लेकर आसमान तक एक कर दिया, लेकिन अब साथ साथ आपको स्वास्थ्य सेवाओं का दूसरा सच देखना चाहिए। ये जयराम सरकार और यहाँ के सीएम और स्टाफ, ये देख लीजिए, ये सिक्योरिटी अफसर है बेचारे, फौजी है मेरी तरह कोई में, पर डॉक्टर कोई नहीं किसी को। ये डॉक्टर साहब सब बैठे हैं, देखो यहाँ पे ये भी बैठे हैं, ये बैठे हैं, नर्सिंग सब है, स्टाफ सब है। ये जो भी देखेगा जयराम सरकार, देखो ये हालत है, 2 फ्रैक्चर है, 1 बजे का रखा है, ये देखो। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक पूर्व सैनिक ने सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया। दर्द से 5 साल की बेटी को तड़पते देख पिता का गुस्सा फूट पड़ा। बच्ची की टांग में 2 फ्रैक्चर आए थे और सुजानपुर से उसे रेफर किया गया था, लेकिन करीब 2 घंटे तक वो दर्द से कर्राती रही, तड़पती रही। ये देखो हमीरपुर हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंटल केस आया है और ये 5 साल की बेटी है और इसके 2 फ्रैक्चर हैं जो सुजानपुर से रेफर किए हैं। ये इसका एक्सरे है और डॉक्टर तमाशा देख रहे हैं। मैं 1:15 बजे का यहाँ पे आया हूँ। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक ऊपर वाले नहीं करेंगे। मैं एक फौजी हूँ और ये मेरे साथ 12:30 बजे का आया हूँ, मैं बिल्कुल मना कर रहे हैं। ये मैं एक फौजी हूँ, ये भाग रहा डॉक्टर, देखो यहाँ से। और 1 बजे से मेरी बेटी इमरजेंसी में आए, 5 साल की बेटी है मेरी, और 5 बिल्कुल जहाँ मर्जी जाइए आप ट्रीटमेंट करो मेरी बेटी का। 5 साल की बेटी है, 2 फ्रैक्चर है और ये मारने को आ रहा है, देखो। थक हार कर इस पूर्व सैनिक ने बेटी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया और सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए। ये बेटी रो रही है मेरी 5 साल की, मैं एक फौजी हूँ। ये देखो बेटी की हालत मेरी की, और ये इसके 2 फ्रैक्चर हैं। ये जयराम सरकार और यहाँ के सीएम और स्टाफ, ये देख लीजिए। इधर इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर मंत्री की पोती के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो आम आदमी को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ी। वहीं सीएमओ इस पूरे मामले से अब तक अनजान है। अगर कई बार सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है तो दूसरे लोग जो है उनके लिए भी सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन औरों के लिए भी ऐसी सुविधा हमें आगे वाले समय में लानी चाहिए। नहीं, हॉस्पिटल में जो आया है वो ट्रीटमेंट के लिए ही आया है, ट्रीटमेंट तो उसको मिलना ही चाहिए, बट मामला मेरी नॉलेज में नहीं है। और मोर ओवर ये मेडिकल कॉलेज का मामला है, मेडिकल कॉलेज से डील हुआ है, वहाँ MS साहब ने उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया की है, आई कैन नॉट से इट। सवाल ये नहीं कि मिनिस्टर की पोती को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया, पहले जान बचाना जरूरी है, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी को अस्पतालों में आखिर धक्के क्यों खाने पड़ते हैं। सरकार को इस मसले पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जसबीर कुमार, न्यूज़ 18 हमीरपुर।